Hello everyone, my name is Saloni and I welcome to all of you in our YouTube classes Dear Mayank sir। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज की क्लासेस जीके की होने वाली हैं, यूपीपी की, जैसे कि डेली बेसिस पे क्लासेस रोज ली जा रही हैं। तो आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए सेशन को। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, एंड कॉपी एंड पेन जरूर लेके बैठिए सो दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते रहिए आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारी सेशन का पहला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? बताइए, परमाणु के नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा कण होता है? ऑप्शन है आपकी केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। सभी लोग जवाब देंगे। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे आर राइट। ठीक है, परमाणु के केंद्र में जो नाभिक होता है उसमें कौन सी धनावेशित प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक है, बात करते हैं परमाणु की खोज की, तो किसने किया था? रदरफोर्ड ने। राइट। बात करते हैं ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान जो होते हैं वो नगण्य होने की वजह से परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसी के नाभिक पर केंद्रित रहता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? बताइए, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन है आपके चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता। बताइए, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? बात करते हैं सोने की, तो एक कोमल अधात वर्णीय तन्य चमकदार पीले रंग की धातु होती है। ठीक है, सोना जो होती है वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, और रंग तथा गुण समान होने के कारण सोने को किसके साथ मिश्रित किया जाता है? जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर यानी तांबा, दे आर राइट। ठीक है, कॉपर के साथ मिश्रित किया जाता है। सोने की शुद्धता की बात करते हैं तो कितने होते हैं? 24 कैरेट होते हैं। ओके, और ये जो होता है वो प्रमुख इसका जो प्रमुख अयस्क होता है वो कैल्वेराइट तथा सिल्वेनाइट होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसको कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? बताइए, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में ऑप्शन है आपके राइबोसोम, अंतःप्रदव्य जालिका, नाभिक, सूत्र कणिका। सभी लोग आंसर देंगे। ट्राई टू गिव द आंसर एवरीवन। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, दे आर राइट। ठीक है, राइबोसोम जो होते हैं वो सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है, और इनका जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आनुवांशिक पदार्थ जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, इसके संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, बिल्कुल ऊपरी वाले लेयर पे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? बताइए, बैक्टीरिया के कारण कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है आपकी खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, आंत्रज्वर। आंत्रज्वर को टाइफाइड भी बोलते हैं। सभी लोग जवाब देंगे। बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्वर, जिसको टाइफाइड बोलते हैं, दे आर राइट। ठीक है, टाइफाइड जो रोग होता है वो साल्मोनेला टाइफोसा बैक्टीरिया के कारण होता है, और इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको तेज बुखार हो जाता है, सिर दर्द होता है। ठीक है, इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनके प्लीहा जो होते हैं, स्प्लीन जिसको बोलते हैं, उसके आंत्रयोजनी ग्रंथि बढ़ जाती है। रोगों को क्लोरोमाइसिटिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए इस रोग के लिए। ठीक है, जो खसरा होते हैं, पोलियो तथा हेपेटाइटिस होते हैं, इसके अलावा बात करते हैं तो ये विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। ठीक है, ये सारे विषाणु से होने वाले हैं, जबकि ये
बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, आंत ज्वर, टाइफाइड। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? बताइए, सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। आंसर देने की कोशिश करें। एवरीवन विल ट्राई टू गिव द आंसर। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, दे आर राइट। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 53(2) में उल्लिखित है कि जो भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर होता है यानी सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति। और वो रक्षा बलों के प्रमुख नियुक्ति भी करते हैं। उसे युद्ध एवं शांति घोषित करने का अधिकार होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? बताइए, उच्च न्यायालय की कुल संख्या बतानी है आपको। ऑप्शन है आपके 35, 14, 30 और 25। सभी लोग जवाब देंगे। गिव द आंसर एवरीवन। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी 25, दे आर राइट। ठीक है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25 हैं। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय जो होगा, वो प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश से मिलकर किया जाता है और इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपके उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। एवरीवन विल ट्राई टू गिव द आंसर। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, दे आर राइट। कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्यपाल अनुच्छेद 316 के अनुसार 316 के अकॉर्डिंग जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग या संयुक्त है तो राष्ट्रपति के द्वारा होगा। ठीक है, वो राज्य आयोग है जो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? सभी लोग बताएंगे जैन धर्म के संस्थापक। ऑप्शन है आपकी महावीर, महात्मा बुद्ध, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी ऋषभ देव, दे आर राइट। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव जी थे। ठीक है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कितने? 23वें तीर्थंकर जो थे 23। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन? पार्श्वनाथ। तथा अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। 24 24वें तीर्थंकर थे महावीर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो कौन माने जाते हैं? महावीर को माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया है? बताइए, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया है? हर राय, हरकिशन, गोविंद सिंह, तेग बहादुर। आंसर कीजिए सभी लोग। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी गोविंद सिंह, दे आर राइट। ठीक है, गोविंद सिंह जी। जो सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा प्रवर्तन है सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है,
17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा शिकोह की पनाह दी थी? सभी लोग बताएंगे दारा शिकोह को किसने पनाह दिया था? 17वीं शताब्दी के कौन से सिख गुरु थे? ऑप्शन आपके गुरु हरगोविंद, गुरु रामदास, गुरु हर राय, गुरु तेग बहादुर। सभी लोग जवाब देंगे। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी गुरु हर राय, दे आर राइट। ठीक है, गुरु हर राय जिन्होंने भी जवाब दिया दे आर राइट। 17वीं सदी में जो सिख गुरु हर राय थे उन्होंने दारा शिकोह को पनाह दी थी। दारा शिकोह शाहजहां का बड़ा बेटा और औरंगजेब का बड़ा भाई था। ठीक है, गुरु हर राय का कहना ये था कि दारा शिकोह मुसीबत में थे और एक सच्चा सिख होने के नाते उन्होंने उनकी हेल्प की थी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने किसको शालीमार बाग का निर्माण किया? बताइए कहाँ पे शालीमार बाग का निर्माण किया मुगल सम्राट जहांगीर ने? ऑप्शन आपके दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध, कश्मीर। एवरीवन गिव आंसर, सभी लोग जवाब देंगे। तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी कश्मीर, दे आर राइट। ठीक है, शालीमार बाग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में एक विख्यात उद्यान है और ये मुगल बाग का एक उदाहरण भी है। ठीक है, इसे मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में बनवाया था। श्रीनगर भारत के राज्य जम्मू कश्मीर का ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर मौलाना आजाद। तो बात करते हैं हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए मोहनदास करमचंद गांधी, दे आर राइट। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या लिखा है? हरिजन लिखा है, हरिजन और यंग इंडिया, इसके अलावा नवजीवन। आप लोग राइट कर दीजिए यंग, ओके। बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की, तो इन्होंने क्या लिखा है? द हितवाद। ठीक है, द हितवाद। ठीक, बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, तो इन्होंने लिखा है केसरी, मराठा, गीता, रहस्य। इधर लिख दे रहे हैं। ठीक, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, केसरी, मराठा और गीता रहस्य। ओके, और मौलाना आजाद जी की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या क्या लिखा है? अल हिलाल, अल हिलाल, इसके अलावा इन्होंने लिखा है गुब्बारे, ठीक है, गुब्बारे खातिर, इसमें आ नहीं रहा है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं। राइट, आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कहीं ना कहीं पे। ओके, हैव यू रिटन? सो नाउ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और हमारा अगला क्वेश्चन है,
50 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए किसके सिग्नेचर होते हैं 50 रुपीज के नोट पे? ऑप्शन है आपके गवर्नर रिजर्व बैंक की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की या फिर वित्त मंत्री की। 50 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए। सभी लोग जवाब देंगे, आंसर कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए गवर्नर रिजर्व बैंक, दे आर राइट। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई होते हैं उसका जो होता है वो 1 रुपए के सिक्के और नोटों पर या फिर अन्य मूल वर्ग के सिक्कों को छोड़कर भारत के अनेक मूल वर्ग के नोट जो होते हैं जिसको पत्र मुद्रा कहते हैं, ठीक है, उसको जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। और 50 रुपए की नोट पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। किसके? आरबीआई के गवर्नर का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। जबकि 1 रुपए की नोट की बात करते हैं या सिक्के का निर्गमन जो होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। और 1 रुपए की नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? बताइए बागान फसल कौन सी नहीं है? ऑप्शन है आपके कॉफी, चाय, काजू, मोटे अनाज। बताइए। आंसर कीजिए सभी लोग। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी मोटे अनाज, दे आर राइट। ठीक है, मोटे अनाज जो होते हैं वो बागानी फसल की श्रेणी में शामिल नहीं होते हैं। जबकि कॉफ़ी हो गया, काजू हो गया, ठीक है, कॉफ़ी काजू हो गया, चाय हो गया, इसके अलावा नारियल, सुपारी, ताड़, रबड़, ये सब क्या है बागानी फसलों में शामिल होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? बताइए। कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। सभी लोग जवाब देंगे। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, दे आर राइट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक द्वीपीय महाद्वीप है। इसकी खोज 1770 ईस्वी में कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा सबसे पहले की गई थी। ठीक है, हवाई प्रांत तथा न्यूजीलैंड की खोज का जो श्रेय होता है वो जेम्स कुक को जाता है। ठीक, न्यूजीलैंड की खोज, हवाई प्रांत तथा न्यूजीलैंड की खोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? बताइए कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। आंसर दीजिए। तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, दे आर राइट। ठीक है, नाइट्रोजन पृथ्वी के चारों ओर स्थित जो वायु के आवरण हैं उसको वायुमंडल कहा जाता है, जबकि गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण ये जो वायुमंडल है उसी के साथ टिका हुआ है। अगर ग्रेविटी ना हो तो शायद वायुमंडल टिका ना होता। ठीक है, गैसेस नहीं टिके होते। वायुमंडलीय गैस में प्रमुख रूप से जो नाइट्रोजन है वो कितने हैं? 78% हैं। ठीक है, एंड बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कितने हैं? 21%। ऑक्सीजन जो है वो 21% है। ठीक है, ऑर्गन है 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? बताइए ब्लू माउंटेन। ऑप्शन है आपके विंध्य, गया, रोमो फर्स्ट, फेंगपुई। ब्लू माउंटेन किसको कहते हैं?
तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी फोंगपुई, दे आर राइट। ठीक है, फोंगपुई जो है इसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ये पूर्वोत्तर भारत की लसाई पर्वतमाला और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, मिजोरम का सबसे ऊंचा पर्वत है। और ये कितनी, इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 2157 मीटर है, इतनी ऊंचाई पे है। ठीक है, 2157 मीटर की ऊंचाई पे है, जो दक्षिण पूर्व मिजोरम में बर्मा है उसकी सीमा के पास स्थित है। ठीक है, ये मिजोरम राज्य के तांगलाई जिले में फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। कौन से? फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है, बताइए। कैलाश पर्वत, ऑप्शन आपके नेपाल, भारत, भूटान, चीन। कैलाश पर्वत, तो जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी चीन, दे आर राइट। ठीक है, कैलाश पर्वत जो है, पर्वत तिब्बत जो है वो चीन में स्थित एक पर्वत श्रेणी है और इसके जो पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षसताल झील है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज ये सारी जो नदियाँ हैं वो निकलती हैं। ठीक है, हिंदू सनातन धर्म में इसे क्या माना गया? बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, भोले भंडारी का प्लेस बोला जाता है ना। कैलाश पर्वत जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 6638 मीटर की है। ठीक है, 6638 मीटर यानी कि 21,778 फीट। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है शीतकालीन वर्षा होती है कहाँ पे होती है ये बताइए। शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन आपके महाराष्ट्र में, असम में, तमिलनाडु में, केरल में। सभी लोग जवाब देंगे। शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में, दे आर राइट। ठीक है, जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, दे आर राइट। शीतकाल में जो है भारत में हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं और मैदानी भागों की बात करते हैं तो सागर की ओर चलती हैं। ठीक है, लौटती हुई जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती हैं, जिससे जो हवाएं होती हैं उसमें नमी आती है और इसके कारण जो है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पशु कौन सा है, बताइए। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु, ऑप्शन है आपके मत्स्य विडाल यानी फिशिंग कैट, लाल पांडा, चश्माधारी बंदर, बारहसिंगा दलदल का मृग जिसको बोलते हैं, बताइए। यूपी का राज्य पशु कौन है? तो बात करते हैं यूपी के राज्य पशु, राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा जिसको बोलते हैं, दलदल का मृग जिन्होंने जवाब दिया, दे आर राइट। ठीक है, दलदल का मृग है। उत्तर प्रदेश में हर साल जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। ओके, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में 24 जनवरी को जो है वो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसकी राजकीय भाषा कौन सी है? तो राजकीय भाषा है इसकी हिंदी और उर्दू। ठीक, राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी और उर्दू है। ठीक है, इसकी बात करते हैं राजकीय चिन्ह की। तो राजकीय चिन्ह कौन सा है? तो एक वृत्त में 2 मछली और तीर जो होते हैं। ठीक है, एक वृत्त रहेगा उसमें 2 मछलियां रहेंगी और एक तीर कमान होता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो क्या है? पलाश है। क्या है? पलाश। ठीक, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की तो क्या है? अशोक है, अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात करते हैं इसके अलावा तो पक्षी कौन सा है? सारस या क्रेच जिसको बोलते हैं। ठीक है,
तो जिन्होंने भी जवाब दिया था ऑप्शन नंबर डी दे आर राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसका प्रथम राज्यपाल कौन था, बताइए। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद इसका प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन था? यानी देखिए जो यूपी था उसका पहले नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था, और जब इसका नाम बदला गया तो इसके बाद प्रथम राज्यपाल कौन थे? जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए सर होमार्जी फिरोज शाह मोदी दे आर राइट। ठीक है, सर होमार्जी फिरोज शाह मोदी। ठीक है, ये पहले राज्यपाल थे इस प्रांत के। ठीक, ये 2 मई 1900 लिख दे रहे हैं। 2 मई 1949 से लेकर के 1 जून 1952 तक थे। ठीक है, 1 जून 1952 तक थे। ठीक है, बात करते हैं राज्यों के नाम की। तो जो उत्तर पश्चिम प्रांत है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1836 से स्टार्ट हुआ है। और उत्तर पश्चिम जो आगरा है उसका अवध जो प्रांत है वो 1877 से स्टार्ट हुआ है। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की बात करते हैं तो 1902 से स्टार्ट हुआ है। संयुक्त प्रांत जो है वो 1937 से स्टार्ट हुआ है। उत्तर प्रदेश जो है वो 24 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुआ है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण कौन से बादशाह ने किया था, बताइए। कौन से बादशाह ने करवाया था? फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? कौन से बादशाह ने? ऑप्शन है आपके अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर। बात करते हैं फर्रुखाबाद की, तो फर्रुखाबाद जो है वो यूपी का एक ऐतिहासिक शहर है। ठीक है, जिसमें यमुना जो है, गंगा है, ये तहजीब की परंपराओं के द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति है। ठीक है, जो हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक जो प्रथाएं होती है उसके अनुष्ठान होते हैं, लोक और भाईचारा जो होती है उसकी परंपराओं को जोड़ता है। ठीक है, फर्रुखाबाद की स्थापना की बात करते हैं तो वो 1714 में करवाया था। किसने करवाया था? 1714 में नवाब मोहम्मद खान बंगश ने करवाया था। ठीक है, बात करते हैं पांचाल घाट की, तो इसको घटिया घाट भी बोलते हैं। इस पर जो ऐतिहासिक विश्राम स्थल है वो पक्के घाट बनाए हुए हैं। फर्रुखाबाद में जो है गंगा नदी के किनारे मुगल घाट जो है उसका निर्माण कौन से बादशाह ने करवाया था? तो जिन्होंने भी जवाब दिया औरंगजेब दे आर राइट। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, बताइए। जिसमें प्रत्येक में से 2 से 4 जिले शामिल होते हैं। 2 से 4 जिले शामिल होते हैं, बताइए। यूपी में कितने रेंजों की संख्या है? ऑप्शन है आपके 18, 8, 75, 73। तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए 18 दिया राइट। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है? 18 है, जिसमें 2 से 4 जिले हैं तथा उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस जोन है। कितने? 8 हैं पुलिस जोन। ठीक है, प्रत्येक पुलिस जोन में 2 से 3 पुलिस रेंज आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है आपकी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री।
ट्राई टू गिव द आंसर, सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने भी जवाब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री, दे आर राइट, ठीक है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है, ठीक है। और इसका जो गठन है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। और ये जो संस्था है वो आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं, दिशा निर्देश जितने होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका में, कोलंबो में, काठमांडू में, इस्लामाबाद में। तो सार्क का मुख्यालय जिन्होंने भी जवाब दिया काठमांडू में, दे आर राइट, ऑप्शन नंबर 3 सी, ठीक है। सार्क जो है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की जो स्थापना हुई थी वो ढाका में हुई थी। कब हुई थी? 8 दिसंबर को हुई थी, 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। इसका सचिवालय जो है वो काठमांडू, कहाँ पे है? नेपाल में, ठीक है, नेपाल में स्थित है। इसका संगठन में जो सदस्य हैं वो कितने हैं? सदस्यों की संख्या 8 है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्योंगयांग किस देश की राजधानी, बताइए। प्योंगयांग मालदीव की, मंगोलिया की, मलेशिया की या फिर उत्तर कोरिया की? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो बात करते हैं प्योंगयांग की, तो ये उत्तर कोरिया की राजधानी है, ठीक है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है। मालदीव की बात करते हैं तो मालदीव की क्या है? माले है, ठीक, माले है। बात करते हैं मंगोलिया की तो उलान बटोर, ठीक है, उलान बटोर है, ठीक है। बात करते हैं मलेशिया की तो क्वालालंपुर, ठीक है, क्वालालंपुर है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस खोज के लिए दिया गया था, बताइए। आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे उनको नोबेल प्राइज किस खोज के लिए दिया गया था? ऑप्शन है आपके प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए, सापेक्षिकता का सिद्धांत के लिए, आर्किमिडीज के सिद्धांत के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देंगे। जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे उनको नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए, दे आर राइट, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए वर्ष 1921 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है, 1921 में। और आइंस्टीन जो थे वो एक भौतिकविद थे, ठीक है। इन्हें सापेक्षिकता का जो सिद्धांत था उस पे तथा द्रव्यमान ऊर्जा का जो समीकरण था E बराबर mc² के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए फेमस है, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा जो समीकरण है इक्वल टू mc² और सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैवमंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ किया था, बताइए। मानव और जैवमंडल कार्यक्रम, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। ऑप्शन है आपकी यूनेस्को, नासा, IUCN, IMF।
तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए दे आर राइट, यूनेस्को जिन्होंने भी जवाब दिया। यूनेस्को जो है उसने भारत जो मानव थे, यूनेस्को ने मानव और जैवमंडल कार्यक्रम जो था वो 1971 में लॉन्च किया था। ठीक है, 1971 में लॉन्च किया हुआ था और ये अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, वो लोगों को उनके जो वातावरण होते हैं उसके बीच में के संबंध जो होते हैं उसको सुधारने के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित हैं, बताइए। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? चिपको आंदोलन, मैत्री आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर पश्चिम घाट आंदोलन? मेधा पाटेकर जो थी वो जो हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक हैं। ठीक है, कौन से आंदोलन से जुड़े? जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी नर्मदा बचाओ आंदोलन, दे आर राइट। ठीक है, ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। इन्हें प्रभा पुरस्कार, महात्मा फूले अवार्ड, जनसेवा पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है रक्त यानी रुधिर जो होती है उसकी क्या प्रकृति होती है, ये बताना है आपको। रुधिर की प्रकृति, रक्त की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं रक्त की। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है, जिन्होंने जवाब दिया क्षारीय, दे आर राइट। क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। ठीक है, जिसका पीएच माना जाता है ना, जिसका पीएच होता है वो 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, और जिसका 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा, ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं, बताइए। सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद। थोड़ा क्षेत्रफल गलत लिखा है, दैट इज क्षेत्रफल। बताइए, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन से हैं? सोनभद्र और संत रविदास नगर, खीरी और संत रविदास नगर, लखनऊ और बंगाल, कानपुर देहात और ललितपुर। बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की उत्तर प्रदेश में, तो क्या है? लखीमपुर खीरी है। ठीक है, लखीमपुर खीरी जो है 7,680 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, लखीमपुर खीरी जो है 7,680 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कौन सा है? संत रविदास नगर। जिन्होंने भी जवाब दिया था ऑप्शन नंबर बी, दे आर राइट। ठीक है, संत रविदास नगर जो भदोही, ये 1015 किलोमीटर स्क्वायर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, बताइए। आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला। ठीक है, ऑप्शन है आपकी जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर। आंवला कौन से जिले में सबसे ज्यादा है? हाँ, आंवले का जो उत्पादन है वो प्रतापगढ़ जिले में सबसे ज्यादा है। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़, दे आर राइट। आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है वो कौन सा है? प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के कुंडा और कालंकार में आंवला के लिए जो फल पट्टी होती है उसकी विकास योजना चलाई जा रही है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जो माचिस हम लोग जलाते हैं, दिया सलाई। ऑप्शन है आपके बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्जापुर।
दिया सलाई का प्रमुख केंद्र, उद्योग का प्रमुख केंद्र। जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए बरेली, दे आर राइट। ठीक है, बरेली जो है वो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का मुख्य केंद्र है। ठीक है, बरेली। इसके अतिरिक्त बात करते हैं सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और रामपुर, यहाँ सब भी कारखाने हैं। सबसे प्रमुख कारखाना कहाँ है? बरेली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बताइए। धमार, बिरहा, टप्पा, कव्वाली। यूपी का प्रमुख लोकगीत क्या है? जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी बिरहा, दे आर राइट। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की एक परंपरा रही है। यहाँ पे कजरी, बिरहा, नकटा, झूमर, सोहनी और कराही, भर्तहरी, कव्वाली, रसिया, सोहर, ये सब चीज़ें क्या है? लोकगीत में शामिल होते हैं। ठीक है, टप्पा जो है, टप्पा की बात करते हैं तो टप्पा कहाँ है? का है? पंजाब का शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है चर्चा में रही कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन आपके तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सभी लोग जवाब देंगे। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, दे आर राइट। ठीक है, कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो कर्नाटक में किया जाता है और इस प्रतियोगिता में जो किसान होते हैं उनकी भैंसों को कीचड़ में दौड़ाया जाता है। कंबाला जो होता है किसानों की फसल की समृद्धि का प्रतीक होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में अब्दुल्लाही मायर को ननसेन शरणार्थी पुरस्कार के लिए चुना गया है। वे किस देश से संबंधित हैं? अब्दुल्लाही मायर सोमालिया से, केन्या, सिंगापुर या फिर फ्रांस। तो जिन्होंने भी जवाब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए सोमालिया, दे आर राइट। ठीक है, हाल ही में अब्दुल्लाही मायर को ननसेन शरणार्थी पुरस्कार के लिए चुना गया था। वे सोमालिया देश से संबंधित है। उन्हें ये पुरस्कार जो है वो विस्थापित जो जितने बच्चे होते हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए इसी कार्य के कारण जो है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में दक्षिण एशिया में किस देश में सर्वप्रथम समलैंगिक विवाह के पंजीकरण की शुरुआत की गई है? बताइए, समलैंगिक विवाह के पंजीकरण की शुरुआत की गई है। ऑप्शन है आपके नेपाल, भारत, भूटान, म्यांमार। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए नेपाल, दे आर राइट। ठीक है, नेपाल में हाल ही में दक्षिण एशिया के नेपाल देश में सर्वप्रथम समलैंगिक विवाह के पंजीकरण की शुरुआत की गई है। नेपाल की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? पुष्प कमल दहल प्रचंड है। ठीक है, और नेपाल की राजधानी की बात करते तो क्या है? काठमांडू है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज चर्चा में रहा कैसगेवी क्या है? बताइए, कैसगेवी क्या है? ऑप्शन आपके वायरस, जीन थेरेपी का एक प्रकार, रूस का सैटेलाइट या फिर मिसाइल। कैसगेवी क्या है? जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी जीन थेरेपी का एक प्रकार है, दे आर राइट। ठीक है, जो चर्चा में रहा है कैसगेवी वो जीन थेरेपी का एक प्रकार है। दुनिया में सबसे पहले यूके के द्वारा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के इलाज के लिए इसको मंजूरी दी गई है। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग क्लास। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।